अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। और बेटा आज जो हमारा टॉपिक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन से है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन से जो अदर देन वाटर है, वाटर के अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स हैं वो क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। तो आपने सिंपली बताना है अदर देन वाटर। सॉल्वेंट जो अदर देन वाटर है वो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, जिसमें आपकी अल्कोहल्स भी हो सकती हैं, ईथर वगैरह जो है, और ये सारे क्या हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या है, सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ठीक है, और ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी इंडस्ट्री में भी और रिसर्च पर्पसेस के लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल जो है वो कैपेबिलिटी चेक करनी है आपने, तो आपको जो है सिंपली आप वहाँ पे डिमांड जो है वो मैयर कर ले उस कंट्री की कि सल्फ्यूरिक एसिड की डिमांड क्या है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिफरेंट केमिकल्स जो है उनकी प्रोसेसिंग में जो है वो यूज होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम इसका कुछ जो है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन जो है ना वो पढ़ते हैं, कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। हम जितने भी हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1600 तक जो है हमें सिर्फ एक ही सॉल्वेंट का पता था और वो सॉल्वेंट था वाटर। ठीक है, अब जैसे जैसे जो है वो साइंटिस्ट प्रोग्रेस करते गए, पता चलता गया, उनको जो है वो एक जो है वो नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, कुछ आपने देखा होना है कि वाटर में चीजें सॉल्युबल हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं है। तो उन्होंने इससे एक रिजल्ट जो है वो इवैल्यूएट किया, वो ये था कि लाइक डिसॉल्व था। ठीक है, अब हम तो जो है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है उनकी 1600 तक भी जो है उनकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया था, लेकिन उनको इस तरह से कि वो रेट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, इस चीज का जो है वो कोई इल्म नहीं था। तो तब बेटा हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, वो थे बर्केलॉ और पांडे। ठीक है, ये पांडे स्मिथ है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इन्होंने जो हमारे पास काइनेटिक्स है रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो स्टडी किया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो स्टडी किया था। कौन सा, एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो है एस्टेरिफिकेशन, जिसमें हमारा एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड जो है ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास एक एस्टर की फॉर्मेशन होती है और साथ में पानी की फॉर्मेशन होती है। इसमें सबसे पहले इन दोनों ने जो है इस चीज को स्टडी किया, इसके रेट ऑफ रिएक्शन। एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो है हमारे पास जो सॉल्वेंट्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन में उनकी क्या है। ठीक है, उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन में जो है इसको स्टडी किया। इसके बाद हमारे पास अमाइंस हैं। अमाइंस क्या है, प्राइमरी अमाइंस भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी अमाइंस भी है, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई हमारे पास क्वाटरनरी अमाइन भी है। और क्वाटरनरी अमाइंस जो है इनको बेटा स्टडी किया हमारे पास मैनशेटकिन। ये एक मैनशेटकिन जो है ये एक रशियन साइंटिस्ट है। मैनशेटकिन जो है ये रशियन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिएक्शन जो है वो दिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन है, जिसको कहा जाता है मैनशेटकिन रिएक्शन। और इसमें क्या किया जाता है कि आप टर्शियरी अमाइंस को, टर्शियरी अमाइन जो है आपकी, इसको रिएक्ट करवाया जाता है
विद अल्काइल मेल आयन। ठीक है, ये सारे के सारे अल्काइल है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने 1 2 3 और 4 लिख दिया है। और ये जो हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो यहाँ पे अल्कोहल है। अल्कोहल की प्रेजेंस में जो है वो टर्शियरी अमाइन जो है वो क्वाटरनरी अमाइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो क्वाटरनरी अमाइन जो है उसमें कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन को बेटा कहा जाता है मैनशेट्टीन रिएक्शन। ठीक है, ये रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है उनकी इंपॉर्टेंस के लिए हमें उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाने के लिए एक और केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड की। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, रिएक्शन। ठीक है, ये बाय नेम रिएक्शन भी आप इसे याद कर सकते हैं। मैनशेट्टीन रिएक्शन क्या है, टर्शियरी अमाइन से क्वाटरनरी अमाइन जो है इसको प्रिपेयर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, विस्लीनियस जो है इन्होंने केमिकल एक्विलिब्रियम जो है इसको स्टडी किया। बेटा आपने कीटो और इनॉल को तो पढ़ा ही होना है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है, ये देखिए एसिटिक एसिड जो है, सॉरी एसीटोन जो है, ये क्या करता है, इसमें टार्टोमरिज्म होती है और ये एक इनॉल में जो है वो भी कन्वर्ट हो सकता है और ये कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इधर भी जो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है इसको विस्लीनियस ने जो है स्टडी किया था कि अगर आप यहाँ पर सॉल्वेंट में अगर आपके अल्कोहल प्रेजेंट है तो तब जो आपके पास स्टेट होगी वो एसीटोन की फॉर्म में होगा ये। लेकिन अगर जो है यहाँ पर अल्कोहल की बजाय आप क्लोरोफॉर्म ऐड कर दें, आपका सॉल्वेंट जो है क्लोरोफॉर्म है या बेंजीन है, तो फिर क्या होगा, ये इनॉल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो केमिकल एक्विलिब्रियम में भी जो है इसकी जो है वो स्टडी की। अब हमें इनकी कुछ हिस्ट्री का पता चल गया, हमें पता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे इम्पोर्टेंट है, बर्नौली जो है और पांडे स्मिथ जो है इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया और कौन सा रिएक्शन लिया, एस्टेरिफिकेशन। मैनशेट्टीन जो है इन्होंने क्वाटरनरी अमाइन जो है उसमें इनकी इंपॉर्टेंस बताई और विस्लीनियस जो है इन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है इनकी इंपॉर्टेंस बताई। अब ये जो है ये क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनके प्रोसीजर में इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। सबसे पहली जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो अदर देन वाटर है, ये केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट भी करते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात आपने पढ़ा होना है कि आपके जो एंजाइम है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इनिशिएट नहीं करवाते। ये क्या करेंगे, इनिशिएट भी करते हैं, उसे फैसिलिटेट भी करते हैं और उसकी जो है वो स्पीड जो है उसको भी एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्पीड जो है इसको भी ये क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ये जो है इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है और ये इसकी कुछ हिस्ट्री है। अब हमने कुछ टर्म्स जो है उनको याद करना है। ठीक है, इसके पास हाँ जी और कुछ हमें पता होना चाहिए चीजों का। उसमें एक तो होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो इसका पता होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और इस सॉल्वेंट की जो ऑटो आयोनाइजेशन है इसको हमने जो है वो स्टडी किया। ठीक है, सबसे पहले तो होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें फेजेस जो है सिमिलर।
जैसे सोल्यूट भी आपका जो है सोल्यूशन बन गया आपका, जैसे पानी में आपने नमक डिजोल्व किया तो आप उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से पानी में जो है वो नमक डिजोल्व है और कौन से में नहीं है। ये क्या है, एक होमोजेनियस बन गया। इस तरह ये आपकी एयर देखें, एयर भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। एयर भी सोल्यूशन कैसे है, इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है, ठीक है। और ये दोनों इसको भी हम एयर को भी देख के हम आइसोलेट नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन किधर है और नाइट्रोजन किधर है, ठीक है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो है फेजेस सेम हो, ठीक है। फेजेस क्या हो, सेम हो, किस किस के, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है उनका फेजेस क्या हो, सिमिलर हो। अगर सोल्यूट आपका गैसियस फेज में है तो सॉल्वेंट भी गैसियस फेज में हो। अगर सोल्यूट आपका जो है वो एक्वस फॉर्म में है तो सॉल्वेंट भी एक्वस फॉर्म में। अगर आपका इसी तरह ये देखिए, मेटल्स के जो अलॉय है आपके पास, ये भी एक सोल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। तो सोल्यूशन हम ये नहीं कह सकते कि अकेला सोल्यूशन जो हमारे पास लिक्विड फेज में है वो ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फेज में भी हो सकता है, एक्वस फेज में भी हो सकता है और सॉलिड फेज में भी हो सकता है। जितने भी अलाय हैं ये भी क्या है, सोल्यूशन की ही फॉर्म में है। और कौन से सोल्यूशन है, होमोजेनियस है सोल्यूशन। अब सोल्यूट क्या होता है, आपके जो सोल्यूशन है जो अमाउंट में कम है, ठीक है। लेस इन अमाउंट जो है उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। जो आपके सॉल्यूशन में अमाउंट में कम है उसे क्या कहा जाता है, सोल्यूट कहा जाता है। और सॉल्वेंट क्या है, which is larger component of solution, ठीक है। जो सॉल्यूशन का लार्जर कंपोनेंट है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट, ठीक है। अब ऑटो आयोनाइजेशन जो है वो क्या है, आपको पता है कि आयोनाइजेशन क्या है, कि कोई भी आपके पास स्पीशी है उसकी एबिलिटी है टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स आयन, ठीक है। कोई भी आपके पास ये स्पीशी है, सपोज ए और बी है, ये अपने आप को आयंस में तब्दील कर दे तो इसको क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑटो आयोनाइजेशन क्या है, कोई भी आपकी स्पीशी जो है वो खुद को खुद आयंस में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसे ऑटो आयोनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, इट सेल्फ चेंज्ड इनटू आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, तो NaCl जब तक तो आपके पास नमक जो है जब तक तो आपके पास पड़ा हुआ है पैकेट में या किसी बकेट वगैरह में पड़ा हुआ है तो वैसे का वैसे है। जैसे ही आप उसे पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हुआ है। ये ऑटो आयनाइजेशन है नहीं, ठीक है। ये ऑटो आयनाइजेशन नहीं है, बल्कि ऑटो आयनाइजेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका ये वाटर है, तो ये वाटर जो है ये खुद ब खुद जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये खुद ब खुद जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, आयंस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गए, आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो इसे क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन, ठीक है। कौन सी आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन। इसी तरह आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें भी ये कैपेबिलिटी है कि ये खुद जो है वो आयंस जो है उनमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये खुद ब खुद जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए हमारे पास ऑटो आयोनाइजेशन की एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो है वो आपका अमोनिया जो है, अमोनिया जो है ये भी क्या होता है कि खुद ब खुद जो है वो आयंस जो है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी को भी क्या कहा जाता है, ऑटो। अब क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी, हमने यहाँ 3 एग्जांपल्स लिखी है, वाटर भी लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा है और अमोनिया भी लिखा है। ये तीनों के तीनों ऑटो आयोनाइज हो जाते हैं। तो इनमें से रैपिडली कौन सा आयोनाइज होता है, खुद ब खुद कौन सा जो है वो ऑटो आयोनाइज होता है। तो बेटा
इसकी जो ऑटो आयनाइजेशन की वैल्यू है वो है 22 के, ठीक है, इसके लिए क्या है 22 है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो ऑटो आयनाइजेशन की वैल्यू जो है जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये इनका बेटा क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी की ये क्या है इनकी वैल्यू है। वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है और अमोनिया की जो है वो 78 पॉइंट कुछ है, 78.1 जो है इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की या परमिटिविटी की क्या है वैल्यू है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया है ये इनकी डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू जो है हमें ऑटो आयनाइजेशन से पता चला है। तो इससे हमें इनकी स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है कि इनकी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए कोई भी साफ हमारे पास सॉल्वेंट है उसकी परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी सॉल्वेशन की एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी सॉल्वेशन एनर्जी जो है उतनी ज्यादा होगी। अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये सोडियम आयन है, ठीक है, आपने नमक को पानी में डिसॉल्व किया और सोडियम आयन बना है, साथ में क्या बना है क्लोरीन आयन बने हैं। तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या है कि सॉल्वेंट आकर इन आयंस को सराउंड कर ले, ठीक है, सॉल्वेंट आगे इन आयंस को क्या कर ले सराउंड कर ले, वो उसकी क्या कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी कहलाती है। तो जितनी किसी सॉल्वेंट की सॉल्वेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको कोई चीज की समझ ना आए तो मेरे से पूछे। बेटा हमने यहाँ पर होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की और ऑटो आयनाइजेशन की बात। ऑटो आयनाइजेशन से हमने इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी जो है उसको आइडेंटिफाई किया है और उसकी मदद से हमें पता चलता है सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक हो गया जी।